उपार्जन का कोई उत्तम प्रयोग नहीं किया, जिसकी वजह से न तो वो धर्म की रक्षा, न वो अपने मोक्ष की रक्षा कर पाया। इसलिए कहा गया है, अब मैं आगे की जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें ये बताने का प्रयास करूँगा कि इसमें इसका क्या स्थिति है। जो वैदिक फिलॉसफी में बात कही गई है, वो ये है कि ट्रुथ इज़ वन। बेसिक फिलॉसफी तो ये है कि नोइंग थायसेल्फ, अपने आप को पहचाना। हू एम आई? यहाँ पर एक उपनिषदों में एक बात कही गई है कि मनुष्य जब सोने की अवस्था में होता है और उसको सपना दिखता है, तो वह भी सत्य या अर्ध सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। और व्यक्ति जो चीजें देखता है, जैसे एक जनक का दृष्टांत आता है, राजा जनक का। राजा जनक जब सपने में, राजा जनक साधन संपन्न व्यक्ति, राजा, बहुत बड़ा राजा, लेकिन जब सपने में देखते हैं कि यहाँ पर वो भिखारी हो गया है, भीख मांग रहा है, लोग उसके को भीख नहीं दे रहा है, तो वहां पर उसमें देखा कि सबसे दरिद्र व्यक्ति है जो किनारे पे बैठा रहता है, वो व्यक्ति उसको भिक्षा दे रहा है। तो सुबह उठ के अपने गुरु लोग से पूछता है कि भाई, मैं जो अभी वर्तमान है वो सही है, सत्य है, या मैंने रात को जो सपना देखा है वो सत्य है? तो ये उसमें उन्होंने कहा कि तुरीय अवस्था में व्यक्ति जब होता है, मतलब सत्य ये भी नहीं है, सत्य वो भी नहीं है, लेकिन तुरीय अवस्था में जब होता है, तुरीय अवस्था का मतलब ये है कि जब वह अपने अल्टीमेट जो सुप्रीम पावर है उसको जब समझने की कोशिश करता है, वह अवस्था है जो कि सत्य है। इसका मतलब ये है कि वैदिक फिलॉसफी के जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें है कि ट्रुथ इज वन, सत्य एक है। क्या है सत्य? परमात्मा का अंश या आत्मा, और उसके साथ में कंप्लीट वननेस, इटर्नल परफेक्शन। हम लोग टर्मिनल परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इटर्नल परफेक्शन की बात करें। इटर्नल परफेक्शन जहां से कांस्टेंट ब्लिस आ रहा है, जीवन का लक्ष्य आनंद लेना। मैंने कहा ना, व्यक्ति का जन्म आनंद के फलस्वरूप होता है, जीवन यापन आनंद के लिए करता है, अंततोगत्वा आनंद में ही वह समाहित होता है, मोक्ष से प्राप्त करता है, या मृत्यु होती है जिसमें भी वो आनंद की स्थिति में रहता है। ये ऐसी अवधारणा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर पृथ्वी पर दो प्रकार के ह्यूमन बींग्स हैं, टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर डिवाइन और डेमोनिक, दैविक व्यक्ति और राक्षसी प्रवृत्ति की व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति कोई भी हो, एक अभी जैसे एक कहीं एक जानकारी में कहानी आई है कि व्यक्ति को जब ये मिल गया कि वो व्यक्ति चाहे तो देख सकता है कि कौन व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था। तो यहाँ पर जितने हम लोग चेहरे मोहरे मोहरे जो नजर आ रहे हैं, उस व्यक्ति को जब देखा कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, तो देखा कि कोई व्यक्ति जो मेरे साथ में जो अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है, जो छल कपट कर रहा है, जो बेईमानी कर रहा है, वह एक प्रकार से पूर्व जन्म में सांप था। कोई जो है दहाड़ के बात करता है, गुस्से में बात करता है, अपने रखता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अपना ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है। स्पेशली राजनेताओं के संदर्भ में बात कहूंगा भाई हमने जो कर दिया वो फाइनल है। तो वहां पर देखा कि वो एक शेर की स्थिति में है, जो शेर जो है वो हत्या करता है, जानवरों को मारता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग जब पूर्व जन्म के संस्कारों को साथ लेके आते हैं, तो डेमोनिक प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं हो पाते। क्योंकि मैं आगे एक बात को और चर्चा करूंगा, पूर्व जन्म के संस्कार वो व्यक्ति के इस जन्म में आते हैं, और इस जन्म के कर्म किए हुए व्यक्ति कर्माशय में एकत्रित होते हैं, पूर्व जन्म का आधार बनते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हमारे इस पृथ्वी पर मिलते हैं, और उन व्यक्तियों को तीन प्रकार की जो प्राकृतिक जो क्वालिटीज है, गुण है, उनके साथ में इंटरेक्शन करना पड़ता है। क्या है? व्यक्ति में सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, तामसिक गुण है। अब प्रश्न ये है कि उनको कैसे सिनर्जाइज किया जाए। सात्विक गुण जो है वो सिनर्जी देता है। सिनर्जी इसलिए देता है कि वो 1+1 5 करता है, परमात्मा के साथ लिंकेज करता है। और जो सात्विक व्यक्ति होगा वो करुणा, दया, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, कंपेशन, ये तमाम तरह की चीजों से भरपूर होगा। और वो उसको नजर नहीं आता, हो सकता है करुणा करने से उसका नुकसान हो रहा है, जेब से कुछ पैसे खर्च कर दिए होंगे, लेकिन अंततोगत्वा उसको जो है प्राप्ति होती है, अंततोगत्वा वो यहाँ पर उसको सिनर्जी के रूप में सत्व गुण की वजह से उसको मिलता है। दूसरी राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, एनर्जाइज होती है चीजें। जैसे एक जो जैसे हमारे जो शास्त्रों में बात की, क्षत्रिय व्यक्ति, फौजी व्यक्ति अगर मिलिट्री में जाता है तो एनर्जाइज करता है अपने एनर्जी को, लेकिन इस एनर्जी को एक पर्टिकुलर उसूल के रूप में, पर्टिकुलर सिंबॉलिक रूप से उसका यूज कर सकता है, तो वहां उससे कुछ चीजें मिल सकती है। एनर्जी को जनरेट करने के लिए राजसिक प्रवृत्तियां जरूरी है। इसलिए मैनेजर्स में जब तक वो पावर का जब तक हथौड़ा नहीं चलेगा, तब हो सकता है काम करने में भी असुविधा हो। और तीसरा तामसिक वृत्ति या तमस, ये नेगेटिव एनर्जी,
ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे रावण में बहुत बड़ा ब्राह्मण होके विद्वान होकर भाई तामसिक प्रवृत्ति, जैसे पर स्त्री गमन जैसा अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति जो थी, वो इसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी उसमें हुई तो वो उसका पतन का कारण बना। तो इसलिए तमस, राजसिक और सात्विक, ये तीनों प्रकार की प्रकृति जो मनुष्य में विद्यमान है, इन तीनों गुणों के माध्यम से इंटीग्रेट करके व्यक्ति को चलना पड़ता है। और ये इंटीग्रेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बातचीत कही गई है वो उसी में आती है। अब मैं बात करता हूँ चतुष्ट पुरुषार्थ की। यहाँ पर देखिए मैंने जो डायग्राम बताया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये गलती से कर्म आ गया, काम, मोक्ष। यहाँ इतना सा तात्पर्य है कि धर्म के जिंदा रहने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है और मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। यानी धर्म इज इंटीग्रेटेड विथ अर्थ, कर्म एंड मोक्षा। सेम वे अर्थ इज नीड ऑफ द आवर फॉर मोक्षा, कर्म एंड धर्म। ये डायनेमिक्स है, ये टोटल इंटीग्रेशन में चलता है। एक बात और है, ये चारों जो है एक प्रकार से जब 3D पिक्चर बनती है तो उसमें देखते हैं हम लोग कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है एक इंडिविजुअल के लिए भी उतना रिलेवेंट है जितना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जितना सोसाइटी के लिए, जितना कि एक राष्ट्र के लिए। अगर कोई राष्ट्र धर्म से डिग जाता है, अब अगर कोई राष्ट्र धर्म से डिग जाता है तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति के पतन की वजह से उसको उसका पतन होना निश्चित है। किसी संगठन, क्योंकि हम देखते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी कहा गया है, जब तक हम सतत्व, जब तक हम संतुलन की बातचीत नहीं करेंगे, इन चारों चीजों में हम लोग जो है बैलेंस करके चीजें चलेंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। एक बात और इसमें कही गई है, जो पांचवी बात है वो है पंचकोश। पंचकोशीय, दैट इज नॉन एज कॉन्शियसनेस लेवल। हम लोगों का जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो है, हम लोग ज्यादातर मात्रा में जो हमारा अन्नमय कोश है, फिजिकल शीट जिसको बोलते हैं, अन्नमय कोश जो हमारा आवरण दिखाई देता है, चेहरा मोहरा दिखाई देता है, हम लोग जो टेंजिबली हम लोग देख सकते हैं, वो फिजिकल शीट के रूप में हमें नजर आता है। लेकिन फिजिकल के लिए, जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, अन्नमय कोश, अन्न के पानी के द्वारा इसका संचलन होता है, तो ये फिजिकल शीट हमें नजर आती है। पशु में और मनुष्य में जो फर्क है वो ये है कि पशु भी फिजिकल शीट के हिसाब से नजर आता है। दूसरी बात होती है वाइटल शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणमय कोश। पशु में भी प्राणमय होता है, प्राण लेता है, ब्रीदिंग करता है। तो ब्रीदिंग करता है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो वो उसका फिजिकल शीट को बैलेंस करने के लिए वो काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग व्यक्ति का विकास होता है, फिजिकल शीट के बाद वाइटल शीट जिसको हम लोग प्राणमय कोश बोलते हैं, फिर होता है मनोमय कोश, मेंटल शीट। या मेंटल, मनोमय कोश का मतलब उसके मन है स्थिति, उसका मन की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो खेल जो सारा जो है वो मन को मैनेज करने की है। मन को मैनेज करने का मतलब मन की जो डिजायर से मन उड़ता रहता है। मन की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से एक बंदर की स्थिति होती है, उसकी इच्छाएं बड़ी उछल कूद करती है। और स्थिति तब गड़बड़ हो जाती है जब कोई बंदर शराब पी लेता है और शराब पीने के बाद में उसको कोई बिच्छू काट लेता है, और इस प्रकार से जो उसका जो तांडव नृत्य होगा बंदर का, ठीक उसी प्रकार से उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी विकराल स्थिति हो जाएगी। हमें चाहिए कि उसका जो मनोमय कोश है, जो माइंड है, उसको माइंड को ट्यून करके, उसको ट्रेन करके लोगों को चाहिए कि वो हमारे समाज में उसका विकास हो। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, किसी राष्ट्र में भी काम करते हैं, तो मेंटल शीट